लखनऊ से अशोक तिवारी और जेवर से प्रशांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद अन्य जगह से न्यूज़ 24 की टीम हमारे साथ जुड़ेगी, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। सबसे बड़ी टीम आज बड़ी कवरेज के साथ ग्राउंड जीरो पर है। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अशोक तिवारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक आज परिवार से मिले हैं। ना सिर्फ वहां पर वो मिले बल्कि उन्होंने खिचड़ी भी खाई है, दोपहर का भोजन किया है दलित परिवार के घर जाकर, और कई बातों का भी जिक्र किया उन्होंने। अशोक तिवारी, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रशांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, जहां पर आप खड़े हैं जेवर की जमीन पर, यहां पर बीजेपी का दबदबा है। लास्ट जो दिलचस्प लड़ाई थी बीएसपी और बीजेपी में 2017 में देखने को मिली थी, इस बार जमीनी माहौल क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, जेवर विधानसभा सीट जो है वो गौतम बुद्ध नगर की एक 3 सीटों में से एक सीट है और काफी अहम है, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बन रहा है और सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट होगा ये, लिहाजा काफी महत्वपूर्ण हो गया। और यहाँ का जो समीकरण है वो भी काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, जबकि यहाँ पे पिछले कई वर्षों से बीएसपी का यहाँ पे दबदबा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जातीय समीकरण के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 70,000 गुर्जर हैं, जो कि गौतम बुद्ध नगर में गुर्जर बहुल एक इलाका माना जाता है, और यहाँ पे 70,000 गुर्जर हैं और 70,000 ही ठाकुर हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बीएसपी की क्यों यहाँ पे सीट पे कब्जा रहा पिछले कई वर्षों तक, उसके पीछे रीजन था क्योंकि यहाँ पे करीब 80 से 85,000 जो वोट है वो दलित वोट है, और जिसकी वजह से बीएसपी यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में रही। और अगर धीरेन्द्र सिंह जो कि इस समय मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, उससे पहले तक यहाँ पर वेदराम भाटी रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा दिलचस्प हो रहा है मुकाबला, क्योंकि यहाँ पर धीरेन्द्र सिंह को अभी तक बीजेपी की तरफ से अभी तक नाम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम आरएलडी और सपा गठबंधन की बात करें तो अवतार सिंह भडाना, जो कि मीरपुर मुजफ्फरनगर से विधायक थे, वो यहाँ से छोड़कर आरएलडी में आए हैं बीजेपी के दामन छोड़कर, और आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर जेवर से ताल ठोकेंगे। वहीं बीएसपी की तरफ से नरेंद्र भाटी धाडा को टिकट मिला है। ये जो है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र धाडा, उनके भाई हैं, उनको टिकट मिला है यहाँ पर से। और जो मैंने आपको जातीय समीकरण बताया है उसके आधार पर अब 2 गुर्जर जो है उनकी फाइट हो रही है, यानी कि जो 70,000 के आसपास का वोट है और जो जाट वोट है वो भी लगभग 20 से 25,000 का वोट है यहाँ पर। तो वो वोट और जो मुस्लिम वोट है वो करीब 25 से 30,000 के आसपास का है। तो उस समीकरण को साधने के लिए आरएलडी और सपा गठबंधन की तरफ से अवतार सिंह भडाना को उतारा गया है मैदान में। विप्रेश, आपके साथ कुछ लोग भी हैं, प्रशांत आप उनसे बात कर सकते हैं कि वहां की जनता क्या सोच रही है। हाँ बिल्कुल 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 मैं जानना चाहूंगा कि क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ, किसकी स्थिति है, क्यों, किसको स्थिति बहुत बढ़िया है यहाँ पे? रीजन क्या है? बसपा जीत है क्योंकि 70,000 वोट हमारे गुर्जरों की हैं, वो उन्हीं को मिलेंगी, और जाटों की वोट मिलेंगे। तो गुर्जर के सारा वोट थोड़ी ना मिल जाएगा। अवतार सिंह भडाना भी आए हैं, भडाना तो कल परसों का आए हुए हैं, अब आए हैं और अब चले जाएंगे जैसे ही, क्योंकि वो ये ग्रेटर नोएडा उन्हीं का है। मायावती ने ग्रेटर नोएडा के लिए काम कराया है। ग्रेटर नोएडा में कुछ नहीं था, मायावती ने आगे ग्रेटर नोएडा 2009 में और 3 में काम कराया। मुआवजा हमें यह बताओ कि भाई गुर्जर 70,000 है, दो कैंडिडेट जो है वो गुर्जर खड़े हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि 70,000 वोट पूरा का पूरा सीधा एक ही पार्टी को पड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो बटेगा ना। और धीरेन्द्र सिंह है, उनका भी काफी नाम है, प्रधानमंत्री खुद कई बार आए हैं ग्रेटर नोएडा में, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए, तमाम लोग आए यहाँ पे। हमारे दलित की वोट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, वो सारे वोटें इन्हीं को मिलेंगी, ऐसे को देखना जीत होगी इनकी। लेकिन सपा आरएलडी जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जो माना जा रहा है या जो चर्चा में है, वो चर्चा ये है कि मुस्लिम वोट, इसके अलावा जो जाट वोट है वो मिलेगा। वहीं अवतार सिंह भडाना आए हैं, हालांकि उनका भी काफी एक बड़ा कद है गुर्जरों के बीच में, गुर्जर बिरादरी के बीच में नहीं है, वो तो अब आगे कल परसों। श्रीमान जी, आपसे एक छोटी सी बात बता देना चाहते हैं, इस क्षेत्र का विकास बहन जी हम पकड़ लेंगे तो थोड़ा, हाँ बोलो। इस क्षेत्र का विकास बहन जी ने किया था, आने की बसपा जी ने किया था, बसपा पार्टी ने किया था। इस क्षेत्र में जितने लोग हैं सारे लोग बसपा पार्टी चाहते हैं, बसपा वोट देना चाहते हैं, बसपा ही विजयी होगी इस क्षेत्र की।
इतना हमारी 100% सारा बसपा ही यहाँ पे है क्या? हैं? नहीं आप सब लोग बसपा वाले हो कि जी सर, अच्छा, अरे बसपा ने वोट हम लोग देंगे। हाँ। ये जितने यूनिवर्सिटी है, रोड है, जितने फ्लाईओवर है, सब बसपा ने बनवाया है। भाजपा ने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया, इतना बड़ा जो काम हो रहा है, पूरी ग्रेटर नोएडा की, जेवर की पूरी सबकी तस्वीर बदल जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, सिर्फ बहन जी ने काम किया था। तो श्रीमान जी, मैं आपसे ये कहना चाहते हैं, नेव तो और अगर बहन जी ने इतना अच्छा काम किया था तो फिर 2017 में क्यों नहीं जितवाए थे आप लोग? सर, उस समय के माहौल के बारे में नहीं बताएंगे, इस समय माहौल के बारे में आपसे हम कहना चाहते हैं कि सारे लोग बसपा को ही चाहते हैं। अच्छा, इसलिए चाहते हैं कि जितने अधूरे काम है जो पूरे नहीं हुए, विकास चाहिए तो बसपा ही क्षेत्र में विकास चाहिए। चलिए, क्या कहना है आपका? क्या कहना है? क्या स्थिति लग रही है कि जो समीकरण बने हुए हैं उसके आधार पे क्या होगा? उसके आधार पर तो यही है जो ये सब लोग कह रहे, सही कह रहे। हाँ। भाई मजदूर की मजदूरी तो बढ़ी नहीं, महंगाई तो दुनिया भर की हो रही है। हाँ। सिलेंडर 500 का था, आज 900 रुपए का, 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा। सिलेंडर तो हर एक के घर में पहुंच गया ना, फ्री में मिल गया सिलेंडर। के घर के पहुंच गया तो फ्री में क्या मिल गया? हाँ। आज 900 के रेट हो रहे, पहले 500 के रेट थे। हाँ, तो बताइए, उफले ने छोड़ दिया। आज 100 रुपए मन उफले नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? भाजपा वाला तो सारा ही क्षेत्र बदल दिया, सारा क्षेत्र बदल गया। सारा क्षेत्र तो बदल दिया। पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में जेवर का विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब जेवर से क्या लेना है? जेवर से संबंध थोड़ी है ना सारी पब्लिक को। बताइए आप, जेवर में तो वोट डालोगे ना, वोट आपको जाके वहाँ लखनऊ थोड़ी ना डालोगे, जेवर के प्रत्याशी जेवर में डालोगे ना। मेरी बात सुनो भाई साहब, हम मजदूर आदमी हैं, हमें अपनी मजदूरी से संबंध है। हमें एयरपोर्ट से कुछ नहीं लेना किसी के। एयरपोर्ट कहाँ बन रहा, कहाँ नहीं बन रहा, हमें तो अपनी मजदूरी से संबंध है ना। सही बात जब है। मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही, महंगाई इतनी हो रही, तेल बहन जो 100 रुपए किलो था 200 रुपए किलो हो लिया। बताइए आप, कौन सी चीज महंगाई नहीं है? ठीक महंगाई है, पर प्रशांत किसी- गुप्ता आते हैं आपके पास, आप आगे भी बातचीत जारी रखिएगा। एक बार आपको साहिबाबाद दिए चलते हैं, वहां से संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस बीच ये तस्वीर तो खास आप देख ही रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दलित परिवार के घर, न सिर्फ बात की बल्कि आज खिचड़ी भी खाई है मकर संक्रांति के अवसर पर। संजीव त्रिवेदी, मैं आती हूं आपके पास। इस बीच अशोक तिवारी से मैं बात कर लेती हूँ इस पर। अशोक तिवारी, आज बड़ा मैसेज दिया है सीएम योगी ने, एक दलित परिवार के यहाँ पहुंचे, ना सिर्फ उन्होंने खिचड़ी खाई है, सेलिब्रेट किया है त्योहार को और ढेर सारी बातें भी की हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन बीजेपी के लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि उनकी तरफ से भी एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की गई है। और आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी बेहद अहम है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी में कई कद्दावर नेताओं की ज्वाइनिंग होने जा रही है। मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले जो जितने भी बीजेपी के बागी विधायक थे वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। धर्म सिंह सैनी जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था वो भी समाजवादी पार्टी पहुंच चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के वर्कर्स में इन तमाम सारी ज्वाइनिंग्स को लेकर बहुत जबरदस्त उत्साह भी है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप मौजूद हैं। डॉक्टर, मुझे बताइए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आप लोग ज्वाइन करा रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? मैसेज ये है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया। बीजेपी जनता के अच्छे दिन नहीं ला सकी, अब उत्तर प्रदेश की जनता इनके बुरे दिन लाने जा रही है। और क्योंकि 5 साल की सरकार में कुछ 5 मंजिल बिल्डिंग नहीं बना पाए किसी को। अब जब बताइए, सरकार में जो लोग थे, विधायक, मंत्री, और ये लोग छोड़ के आ रहे हैं, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की क्या हालात बना रखी है। इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं बीजेपी के लोगों को। ये देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है, कहाँ चले गए इनके रणनीतिकार? बताते थे देश दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी, ये जान ही नहीं पाते हैं। घंटे घंटे पे ब्रेकिंग आ रही है समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा, मुझे बताइए, बीजेपी कह रही है कि जितने लोग भी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं इनकी टिकट कटने की गुंजाइश थी, इसलिए समाजवादी पार्टी में चले जा रहे हैं। अरे टिकट वो तो इंस्पेक्टर और कप्तानों को लगवाए रुकवाने के लिए, घरों के विधायकों को ढूंढवा रहे हैं हाँ, टिकट देने के लिए। और जो एक छोटे मोटे दल है उनके यहाँ, अब उनको भी कह रहे नहीं भैया रुके रहो, जितनी टिकट चाहिए उतनी देंगे, कोई रुक रहा। एक मिनट मुझे रोकना होगा। अशोक तिवारी, स्वयं प्रसाद मौर्य को सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खात्मा का शंखनाद है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह कर उनकी आंखों में धूल झोंक उनको शोषण का शिकार बनाया है, अब भाजपा सरकार का खात्मा करके
उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। आपको मनाने के लिए तमाम मंत्री लगाए गए हैं। प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, सुनामी का जिक्र वो कर रहे थे और हमला बोला है एक बार फिर से बीजेपी पर, बीजेपी का खात्मा करने की उन्होंने ठानी है। कल सांप और नाक तक कह दिया आरएसएस और बीजेपी को। इस पर लगातार हमारी नजर है। अशोक तिवारी लखनऊ में हैं, लेकिन जल्दी से आपको अब साहिबाबाद लिए चलते हैं। संजीव त्रिवेदी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरठ से प्रशांत देव भी जुड़ गए हैं। संजीव त्रिवेदी, परिसीमन के बाद साहिबाबाद सीट अस्तित्व में आई, एक बार बीएसपी का कब्जा रहा और अब बीजेपी का कब्जा है, तो क्या बीजेपी जीत दोहराने की स्थिति में है या फिर इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदले हुए हैं? देखिए विपनेश, मकर संक्रांति का दिन और आज से शुरुआत यहां पर चुनाव प्रचार की विधिवत कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि साहिबाबाद वो सीट है जहां पर सबसे पहले मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों की पहचान हो रही है। हमारे साथ इस वक्त अमरपाल शर्मा हैं और ये समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल कंबाइन के यहां साहिबाबाद सीट से उम्मीदवार हैं। पहले भी शर्मा जी यहां से विधायक रह चुके हैं, 2017 में हार गए थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने बताया, वो जीती थी और बड़े मार्जिन से जीती थी। और इसीलिए शर्मा जी, ये सवाल आपसे बार बार किया जाता रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे क्षेत्र में पिछली दफा जबरदस्त जीत हासिल की, यहाँ की 5 सीटों पर उसका दबदबा रहा। अब एक चैलेंज के तौर पर आप इस चुनाव में उतरे हैं, आपके नाम की घोषणा भी कल हो गई है। कैसे पाते हैं, क्योंकि गाजियाबाद तो वो जगह है जहां पर सबों की नजर है और साहिबाबाद सीट तो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। देखिए, साहिबाबाद विधानसभा में 2012 में भी मैंने जीत दर्ज करी थी, जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ के पुलिंदा बांध के लोगों को गुमराह करने का काम किया था। अब वो लोग उस पुलिंदा से ऊब चुके हैं, उनके झूठ को पहचान चुके हैं और जनता जान चुकी है कि ये लोग झूठ के सिवा और कोई कार्य नहीं करते। जो कार्य मैंने 2012 से 17 तक कराए थे, वो कार्य जो मैं अधूरे छोड़ गया था, जैसे 62 से लेकर साहिबाबाद तक की मेट्रो की बात करूं, 2 पिलर मेरे साथ सामने बने थे, वो पिलर वहां के वहीं रुक गए। आप कहेंगे कि वो पिलर अभी तक वैसे ही वैसे हैं। पर विपनेश, यहाँ ये भी आपको हम बताते चले कि अमरपाल शर्मा जी इस एरिया में खासे पॉपुलर हैं, लेकिन हर बार शर्मा जी ये देखा गया, आप हमेशा नई पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, नए सिंबल से चुनाव लड़ते हैं। आपकी अपनी एक अदद पहचान इस इलाके में है, लेकिन हर बार आप नए सिंबल से, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मेरा मकसद कोई सिंबल बदलने का मेरा कोई शौक नहीं है। मेरा मकसद है जनता का विकास कहां से हो। जब मैं विपक्ष में विधायक था, समाजवादी की सरकार थी, तो मैंने जितने कार्य इस क्षेत्र के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उस टाइम मुख्यमंत्री जी थे, उनको दिए। उन्होंने इस क्षेत्र के सारे कार्य किए। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव कर सकते हैं। इसलिए मुझे जनता का विकास कराना है, इनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराना है और मुझे जहां विकास मिलेगा जनता के लिए मैं वहां जाऊंगा। अब एक आखिर में प्रश्न आपसे शर्मा जी ये है कि लखनऊ में हमारे अभी सहयोगी बता रहे थे, भगदड़ी जैसी मची हुई है। समाजवादी पार्टी का थामन लोग लगातार थामने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। इसको कैसे देखते हैं? ये चुनाव ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का टिकट लेने के लिए बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये देखिए, इसलिए आ रहे हैं कि उन लोगों ने 5 साल देखा, अपने क्षेत्र में कोई सड़क नहीं बनवा पाया, कोई काम नहीं करा पाया, महंगाई पर लगाम नहीं लगवा पाए, किसी की नौकरी नहीं दिलवा पाए, झूठ के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। वो जनता के दरबार में जाएं तो क्या लेके जाएं? इसलिए उनको एक उम्मीद है, तो माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद है, समाजवादी पार्टी से उम्मीद है कि वही क्षेत्र का विकास कर सकती है। वही दल ऐसा है जो क्षेत्र के विकास के प्रति अपने आप में परिपक्व रहता है, कार्य कराने के लिए हमेशा। आपके क्षेत्र में भी भागम भाग मची है समर्थकों में या मतदाताओं में? क्या है यहाँ का मिजाज? देखिए, यहाँ के बहुत सारे पदाधिकारी मेरे संपर्क में, भाजपा के बहुत सारे लोग हैं। सब लोग कहते हैं हमें ज्वाइन करा दो, हमें ज्वाइन करा दो। आपको कह रहे हैं? सब लोग कहते हैं। अच्छा, हाँ। ऐसी क्या बात है? पिछली दफा तो आपको उन्होंने 1.5 लाख मतों से हराया था भाजपा वाले ने, फिर भी अब असंतोष इतना भाजपाइयों में? मैंने आपसे अभी कहा था कि पिछली बार एक लॉलीपॉप दिया गया था। अब लोगों ने देख लिया, जो डीजल 40 रुपए मिलना था वो 100 रुपए मिल रहा है, जो सरसों का तेल 50 रुपए मिलना था वो 200 रुपए मिल रहा है। झूठ के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर कोई चीज मैं आपसे कह दूं कि सर ऐसा करना है हमें, तो आप उस पर मेरे पे यकीन करेंगे, एक बार जरूर भरोसा करेंगे। अब उन्होंने भरोसा करके देख लिया। संजीव, मुझे रोकना होगा, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, उसका रुख करना होगा। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। समित पात्रा पीसी कर रहे हैं। की राजनीति है,
ये किस प्रकार का बयान है? ममता जी को भी और अशोक गहलोत जी को भी इस पे माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो छोड़ कर जा रहे हैं, और कल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हारने वाले हैं, और चूंकि ये हारने वाले हैं, इनकी नैया डूबने वाली, इसलिए सारे के सारे लोग भाग रहे हैं। इस पर उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता बोलेंगे। एक सवाल ये कहा कि अब इसमें पंजाब के बोलेंगे। हाँ जी, एक पंजाब से सवाल था। वैसे तो चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि भाई कोई चूक नहीं हुई पीएम की सुरक्षा में, लेकिन जब पहली बार उनका प्रधानमंत्री से आमना सामना हुआ, उन्होंने गलती मानी और उस गलती के लिए खेती व्यक्त की। चलिए, एक बहुत बड़ा यू टर्न तो हुआ है। पहले तो कह रहे थे गलती हुई नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विषय पर जांच कमेटी बैठाया और जब पूरे देश ने सच्चाई को देखा, तब अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यू टर्न तो हुआ ही है। धन्यवाद। देखिए, संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है और प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश में नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस पर वार है। अलवर कांड दिल दहलाने वाला है और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है। एक बार फिर से आपको साहिबाबाद लिए चलते हैं। संजीव त्रिवेदी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहती हूं कंप्लीट करें आप। जहाँ देखिए, अब इस क्षेत्र में चूंकि अमरपाल जी चले गए और उनको आज की तारीख में मिलने वालों का एक तांता है यहाँ पर, क्योंकि खासे पॉपुलर इस इलाके में है और पिछले 4 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार सफलता हासिल हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्षेत्र पिछली दफा तो बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा रहा था। 1.5 लाख के अंतर से उनके कैंडिडेट जीते थे। पर ये साहिबाबाद, दरअसल ये जो इलाका है विपनेश, इसी से लगा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर, और गाजीपुर बॉर्डर आप जानती हैं कि गाजीपुर बॉर्डर किसानों के आंदोलन के लिए कितना चर्चित रहा है। तो क्या उसका सीधा असर इस क्षेत्र पर पड़ेगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात है, इस पूरे इलाके में जैसे 5 विधानसभा क्षेत्र गाजियाबाद में आते हैं और सभी चुनाव क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के सांसद 2 बार से जनरल वीके सिंह रहे हैं, तो उम्मीदें लोगों की बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से रही हैं। वीके सिंह साहब तो मिनिस्टर भी हैं, तो ऐसे में बहुत सी ऐसी समस्याएं इस क्षेत्र में, जो अर्बन इलाका है खासतौर पर, उसमें भी है और रूरल में भी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को क्या एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ फायदा होगा? ये देखने वाली बात होगी। कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद, उनसे भी हम बात करते हैं। विपनेश, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है, मिजाज क्या है लोगों का? बदलाव खोज रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी में एक आस्था है? देखिए, बदलाव खोज रहे हैं, क्योंकि 5 साल में जो वर्तमान विधायक है सुनील शर्मा जी, उन्होंने सिवाय आराम करने के और कुछ नहीं किया। और उनका काम, आप ही लोगों ने उन्हें जिताया था? नहीं, हमने जिताया था, गलती कर दी ना, अब दोबारा गलती को ना करेंगे। वो 5 साल का जो काम उनका था वो हमारे भाई साहब ने किया, अमरपाल जी ने किया है। क्षेत्र में जब कोरोना काल फैला तो जितनी मदद सहायता पंडित अमरपाल जी ने की है क्षेत्रवासियों की, शायद ही किसी ने की होगी। तन मन और धन से 24/7 365 डेज ये लगे रहे। मुझे आज तक याद है, मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, अमरपाली विलेज सोसाइटी में रहता हूँ। हमारी सोसाइटी इस वक्त जो एनसीआर क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट के द्वारा सील कर दी गई। बहुत ज्यादा और माननीय विधायक जो इस वक्त वर्तमान विधायक हमारे यहाँ झांकने नहीं आए, पंडित अमरपाल शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारी सोसाइटी में आए, उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड कराए, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने पैसे से देके गए, और भी हमें सुख सुविधा जो भी हमें सुविधा की जरूरत होती थी ये सारी देके जाते थे। ये देखे, ये कह रहे हैं कि बदलाव की बयार है, हम शायद दूसरे इलाकों में जाए तो दूसरे हमें विचार मिले, पर यह जरूर है कि एक मजबूत उम्मीदवार सपा आरएलडी की तरफ से खड़ा किया गया है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती से यहाँ पर गढ़ बनाए हुए है, सांसद भी, विधानसभा के सदस्य भी, और लगातार इस क्षेत्र में भारतीय जनता। ठीक है संजीव त्रिवेदी, आते हैं आपके पास, संपर्क टूट गया है आपसे, और मेरठ आपको लिए चलते हैं। प्रशांत देव इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं और नोएडा से मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल भी जुड़ गई हैं। आपके पास आ रही हूं। मेरठ की जमीन को नाप रहे हैं इन दिनों प्रशांत देव आप, क्या है सियासी माहौल जमीनी स्तर पर? इस बार कौन किसको मात देने के लिए तैयार है? देखिए विपनेश, अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो
चमत्कार बीजेपी ने पिछली बार किया था 2017 में, यानी कि 7 विधानसभा सीटें पूरे मेरठ, तो उसमें 6 बीजेपी के पास है। लेकिन क्या वो चमत्कार वापस रह पाएगा, वो जीत दोबारा दोहराई जाएगी बीजेपी द्वारा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 6 की 6 सीट जो बीजेपी जीती थी उसमें जो जीत का मार्जिन है बहुत ज्यादा नहीं है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने 2017 में अकेले बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी हर सीट पे। ऐसे में जो एक मैजिक पॉइंट है जाट गुजर का, जाटलैंड का, वो वोट जो है अब आरएलडी और सपा का गठबंधन हो जाने की वजह से वो एक जबरदस्त चुनौती यहाँ पे देगी। अगर मेरठ की बात करूं, यही हाल सिर्फ मेरठ नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यही कहानी है। इस पूरे मंडल को अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो ताकत बीजेपी के साथी बीजेपी को एक ताकतवर बनाया, वो ताकत जाके अब समाजवादी पार्टी से मिल रही है। तो कहीं न कहीं ऐसा सबको समाजवादी पार्टी को लगता है उससे फायदा होगा, बीजेपी को लग रहा है कि नुकसान होगा। तो ये अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक सवाल ये जरूर है कि क्या नेताओं के मिलने से वोट भी पूरी ट्रांसफर हो जाएंगे, जनता भी उन्हीं के साथ चल पड़ेगी, उनके पीछे, ये बात जरूर है जो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन स्थिति अगर देखिए जाति समीकरण के आधार पर अगर ये वोट पड़ते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी को यहाँ पे मुश्किल हो सकती है अगर जाति समीकरण पे वोट पड़ते हैं तो। हालांकि पूरा एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें मेरठ भी शामिल है, इसमें ध्रुवीकरण हुआ था 2017 में। ध्रुवीकरण में हिंदू मुस्लिम हुआ और एक तरफा वोट पड़ा। अब उसको या तो ध्रुवीकरण कहिए, हिंदू मुस्लिम कहिए, या फिर ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स के सारे वोट एक तरफ बीजेपी को पड़े, उससे बीजेपी को बढ़त मिली, अच्छी बढ़त मिली। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त टक्कर दी। अगर समाजवादी पार्टी ने उस ताकत को अपने साथ मिला लिया तो जाहिर सी बात है परेशानी होनी है। तो इस बात को लेकर के कुछ टिकटें बीजेपी ने अभी जाहिर की हैं, उसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो रणनीति तो बदल रहे हैं सभी लोग, अपनी बीजेपी भी अपनी बनाई, लेकिन फिलहाल मजबूत स्थिति में, ऊपरी तौर पे मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी बिल्कुल दिखती है। क्योंकि यहाँ पे जो ताकत बीजेपी की थी उस ताकत को एक तरीके से छीन लिया है समाजवादी पार्टी ने, अपनी तरफ मिला लिया है, जो बीजेपी के लिए समस्या हो सकती है। आते हैं आपके पास सीधे, अब नोएडा का रुख कर लेते हैं। दिव्या, यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी के ही राजनाथ सिंह के बेटे यहाँ से एमएलए हैं। कांग्रेस ने हालांकि पंखुड़ी पाठक को वहां पर मैदान में उतारा है और उनका शायद विरोध भी हो रहा है बाहरी कहकर। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि नोएडा की जो जंग है 2022 की, वो कितनी दिलचस्प होती जा रही है? अदर पार्टियां क्या उतनी मजबूत हैं बीजेपी की तरह? जंग की बात करूं उससे पहले विपनेश एक तस्वीर आपको जरूर यहां से दिखाना चाहूंगी, क्योंकि कपकपाती सर्दी के बीच में चुनावी तपिश क्या है ऑन ग्राउंड आप देखिए। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर के ऑफिस में हूं। यहाँ पर जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है, नामांकन शुरू हो चुके हैं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। इस बार इंटरेस्टिंग ये है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप नामांकन भर सकते हैं। हालांकि अगर आप ऑनलाइन भी नामांकन कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपने प्रस्तावक के साथ एक बार अपीयर होना है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ देखें तो पूरी तरीके से जो पुलिस सुरक्षा बल है उसके घेरे में है ये। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तमाम जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। वहीं अगर जंग की बात करें तो देखिए नोएडा की अगर बात करें, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है इस लिहाज से भी चूंकि राजस्व कलेक्ट करने का एक बड़ा सोर्स है, साथ ही साथ प्रदेश का शो विंडो भी इसे कहा जाता है और बीजेपी के लिहाज से सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। पंकज सिंह यंग, एनर्जेटिक और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री के बेटे रहे और जो उनकी छवि उभर के आई वो अभी भी यही है कि 5 साल में उन्होंने काम किया है। हमने कुछ लोगों से भी बात की, उनका ये कहना था कि कोरोना काल में बहुत से काम ऐसे थे जो उन्होंने ऑन ग्राउंड किए। हालांकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा कि वो एक ऐसे एमएलए बन के उभरे हैं जिनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है, यानी आम नहीं, वो खास की तरह ही सामने रहे। लेकिन अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा बेहद दिलचस्प है। आईटी हब भी है, रियल एस्टेट हब भी है और मीडिया हब भी है। तो ऐसे में जो यहाँ की समस्याएं हैं वो कई सारी हैं। अगर बात करें रियल एस्टेट की तो अभी कुछ ही समय पहले पंकज सिंह ने अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड बयां किया था और उसमें ये कहा था कि सबसे बड़ा काम जो उन्होंने अथॉरिटी के लिए किया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीजें की हैं, जो कि लगभग 45,000 बायर्स को उसका फायदा मिलेगा।
तो ऐसे में भ्रष्टाचार की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नोएडा के कॉमन इश्यूज हैं, उसको लेकर भी काम किया है। पंखुड़ी पाठक को कांग्रेस ने पंखुड़ी पाठक पर दाव लगाया है। 125 सीटों की जो लिस्ट है वो कांग्रेस ने जारी की, जिसमें से 50 केवल महिलाएं हैं। अगर पंखुड़ी पाठक की बात की जाए तो अभी कुछ ही देर में हमारा पंखुड़ी पाठक से इंटरव्यू है, और वो जिस तरीके से वो भी एक यंग महिला है और जाहिर तौर पर उनका विरोध हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने ये एक बड़ा दाव लगाया है। हालांकि महिलाओं पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ये नारा है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा सीटें हैं उसमें कांग्रेस लगभग 150 से 160 सीटों पर महिलाओं को उतारने वाली है। एक बड़ा प्रयोग कांग्रेस जो है वो करने वाली है, और इस लिहाज से हमने ये पहली ही लिस्ट में देख लिया कि 125 जो लिस्ट आई है 125 उम्मीदवारों की, उसमें से 50 उम्मीदवार केवल महिलाएं हैं। अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो बेहद सुरक्षित सीट मानी जाती है। 16 लाख वोटर्स हैं नोएडा के, और लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट जो है वो पंकज सिंह के खाते में गए थे, और बड़े मार्जिन से पंकज सिंह जीते थे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी के लिए बहुत सुरक्षित सीट मानी जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि इस बार लड़ाई जो है वो ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ सपा बसपा मुकाबले में है, और पंखुड़ी पाठक को टिकट मिली है तो वो भी एक दिलचस्प लड़ाई बन गई है। तो ऐसे में अगर नोएडा का मिजाज देखें तो मिला जुलाकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट है। बहुत बहुत शुक्रिया, एक तरफा आपने पूरा जमीनी माहौल समझाया। अशोक तिवारी, मैं बाद में आपके पास आऊंगी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।